नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाहर। रुक करते इस वक्त सुर्खियों का। गुजरात के गांधीनगर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। महात्मा मंदिर में किया उद्घाटन। शिलान्यास 5,536 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर किया उद्घाटन व शिलान्यास। गांधीनगर में पीएम मोदी का ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल देकर किया गया सम्मानित। पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। गोरखपुर में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में सीएम योगी सभी नवविवाहितों को दी शुभकामनाएं। हरियाणा में कारोबारी परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड। कर्ज से परेशान थे। पंचकुला में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद गाड़ी में जहर खाया। मुंबई थाने में आज बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को नुकसान। बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 5 की मौत। देश में कोरोना से 11 की मौत। 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें। एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बंगला खाली हुआ, लेकिन यह महज एक घर नहीं, एक विचारधारा का केंद्र था। दिल्ली के 35 लोधी रोड स्थित उस सरकारी बंगले से मायावती न सिर्फ राजनीति की रणनीति बनाई, बल्कि दलित आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश भी की। अब जब वो बंगला खाली हुआ तो सवाल उठता है, क्या मायावती सक्रिय राजनीति से पीछे हट गई हैं? क्या बहुजन समाज का भविष्य अधर में है? क्या ये उस युग का अंत है जिसकी शुरुआत काशीराम ने की थी? दिल्ली का 35 लोधी रोड, वो बंगला जिसे मायावती ने काशीराम की याद में स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया था, अब ये बंगला खाली हो चुका है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खाली हुआ है एक राजनीतिक प्रतीक। इस बंगले की दीवारों ने काशीराम की विचारधारा को संस्थागत होते देखा और मायावती को दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज बनते हुए भी सत्ता के उस मुकाम को छूते हुए देखा जिसका सपना कभी काशीराम ने देखा था। साल 2007 में जब बीएसपी ने बहुजन प्लस ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब 35 लोधी रोड सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गया था। लेकिन साल 2014 के बाद से बीएसपी की राजनीति लगातार सिकुड़ती गई। साल 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन किया, 2022 में अकेले लड़ी और 2024 में तो पार्टी का नाम भर रह गया। बंगला खाली करना एक कानूनी औपचारिकता हो सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं गहरे हैं। क्या मायावती अब राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बना रही हैं? क्या ये उनके रिटायरमेंट की ओर बढ़ते कदम हैं? या फिर मायावती ने खुद को मजबूत करने और लंबी छलांग लगाने के लिए खुद को एक कदम पीछे खींचा है? बंगला खाली करने के पीछे सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं, मगर इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। दरअसल हाल ही में मायावती द्वारा ऐसे कई फैसले लिए गए जिन्हें 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कभी काशीराम ने कहा था, हम सत्ता की चाबी बहुजन के हाथ में देंगे, पर अब वो चाबी किसके पास है कोई नहीं जानता। मायावती का फैसला पार्टी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 3 बार पार्टी से निकाला था, लेकिन बीते दिनों फिर वापस पार्टी में लेते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेट की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और मायावती का 35 लोधी रोड छोड़ना एक ऐसा ही प्रतीक है, एक आंदोलन का ठहराव, एक युग का पड़ाव। लेकिन क्या ये पूर्ण विराम है या फिर किसी नई रणनीति की शुरुआत? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चंडीगढ़ से खबर है। सीएम नायब सिंह सैनी कल हरियाणा निवास में करेंगे बैठक। यूएलबी डिपार्टमेंट में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक में सभी नगर निगमों के कमिश्नर डीएमसी रहेंगे मौजूद। कल सुबह 10 बजे हरियाणा निवास में होगी बैठक में सभी नगर निगमों के कमिश्नर डीएमसी रहेंगे मौजूद।
यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में सभी नगर निगमों के कमिश्नर डीएमसी रहेंगे मौजूद। यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रोहतक से खबर, डॉक्टर अमित आर्य बने वाइस चांसलर। दादा लक्ष्मी चंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। रोहतक में मिली बड़ी जिम्मेदारी। 10 साल तक रहे सीएम मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर। भारत सरकार के आई मंत्रालय में रह चुके हैं सलाहकार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी नियुक्ति। शिक्षा क्षेत्र में अमित आर्य का नया अध्याय। वाइस चांसलर पद पर मिला महत्वपूर्ण दायित्व। डॉक्टर अमित आर्य की नियुक्ति से विश्वविद्यालय में उम्मीदें बढ़ी। भारत सरकार के आईबी मंत्रालय में भी रह चुकी हैं सलाहकार। वाइस चांसलर पद पर मिला महत्वपूर्ण दायित्व। रोहतक से खबर, डॉक्टर अमित आर्य बने वाइस चांसलर। अंबाला कैंट के कलहर रेहड़ी गांव में खेतों में लगी फेंसिंग के करंट के कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 50 वर्षीय नैब के खेतों में अपने पशुओं के लिए घास काटने गई थी। तभी खेतों की फेंसिंग में तार करंट लगा हुआ था, जो छूते ही महिला करंट की चपेट में आ गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गाँव के लोगों ने मामले में किसान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इलाके में नील गायों को रोकने के लिए किसानों ने फेंसिंग लगाई थी, उसमें करंट दिया गया था। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जरनैला नाम, मैं गांव कलरेड़ी का रहने वाला हूँ। सर, मेरे को सुबह किसी का फ़ोन आया था, भी इस तरह करके बात होगी। मेरे पड़ोस में थी वो बेचारी, ऊपर डंगर बच्चे रखे हुए थे, वो घास काटने आई थी। मेरे को पता चला अभी वो करंट लग गया उसका। मैं सुबह 6:30 बजे भागा यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन घुमाए लोगों के पास, तभी वो आगे सारे जने। तो पुलिस बुलाई तो ये हो गई थी डेड। अभी वो गई है बड़ा सिटी पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद होएगा जो होएगा। सर, आज सुबह ना एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत में ना एक लेडीज़ की डेथ हो गया बिजली का करंट लगने से। जो सूचना पर मौके पर गए थे और वहाँ पर जो है खेत वाले ने जो अपने खेत के चारों तरफ तार लगाई हुई है, उसमें 2 तार लगी हुई थी। एक तार में जो है वो करंट लगा और जो नेबो कोर है ये, और एक इसके साथ एक लेडीज और थी, अपना घास काटने के लिए गई थी और इन्होंने वो तार को कर लिया। जो नेबो देवी है उसकी मौके पर मौत हो गई थी। हम वहाँ गए थे और डेड बॉडी को जो है उठाकर सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया है और उनको थाने में बुला दिया। अभी जो भी कोई स्टेटमेंट में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद जिले में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें संक्रमित कुल संख्या अब 4 हो गई है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने जानकारी दी है कि पहले के 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि चौथा मामला हाल ही में दर्ज हुआ है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी तक 4 मरीजों की रिपोर्टिंग है। 4 मरीजों में से 3 मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं और कोरोना की टेस्टिंग के लिए हमारे पास पूर्ण सुविधाएं हैं।
भी मरीज को खांसी जुकाम बुखार या नाक बहने की शिकायत है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोरोना की बीमारी है, तो वो टेस्ट करके ही पता चल सकता है कि कोरोना की बीमारी उसको है या नहीं है। सर टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है और क्या टेस्टिंग सेंटर बीके हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में मलेरिया विभाग में बनाया गया है। वहाँ आकर के अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। खबर अंबाला से, जहां शनि प्रकट दिवस मंगलवार और ज्येष्ठ अमावस्या का दुर्लभ संयोग अंबाला में श्रद्धालुओं के लिए खास अवसर बन गया। सुबह से ही शनि मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय शनि मंदिर पहुंचने श्रद्धालुओं ने बताया कि वे वर्षों से यहां आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है, इसलिए पूरे परिवार के साथ मंदिर आए। ज्योतिषाचार्य पंडित दीप लाल जयपुरी ने बताया कि इसे शनि जयंती कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह शनि प्रकट दिवस है, क्योंकि देवताओं का जन्म नहीं प्रकट होना माना जाता है। तो मंगलवार के दिन अमावस को भौमवती अमावस बोलते हैं। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस आती है उस दिन शनिदेव प्रकट उत्सव मनाते हैं। मैं व्हाट्सएप पे हर जगह ये पढ़ रहा हूँ कि शनि जयंती, शनि जयंती, शनि जयंती। जयंती शब्द ना प्रयोग करें किसी शक्ति के लिए, किसी देवता के लिए, क्योंकि कोई भी देवता होते हैं वो प्रकट होते हैं, ये जन्मते नहीं है, ये प्रकट हुआ करते हैं। गर्भ में भी चाहे हो, ये प्रकट होते हैं। आज शनिदेव जी का बहुत बड़ा पर्व है। आज सब मिलजुल के मना रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्व है। ये जो साल के 5 शनि आए हैं महत्व मंगलवार, बहुत ही भाग्यशाली हैं सबके लिए। सब परिवार सब समेत हम जोगी मंडी कच्चा बाजार से आए हैं मत्था टेकने के लिए, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, अपने परिवार के लिए। आज का दिन बहुत ही महत्व है। बाटला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के 23 मामले दर्ज हैं, जिससे अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। आरोपी लंबे समय से फरार था और लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पंजाब के कई हिस्सों में ऑफिस खोलकर भोले भाले लोगों को विदेश भेजने का झांसा थी और लाखों रुपए ठग कर फरार हो गया। अमृतसर पुलिस ने 10.5 लाख रुपए की नकदी लूटने की सशस्त्र डकैती के प्रयास को विफल कर दिया है। दिनेश बंसल और उनके पिता कुलदीप बंसल पर नकदी सौंपते समय परिचित ग्राहक रवनीश सिंह ने धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को त्वरित कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग में हुए नुकसान की भरपाई में अपराध किया था। पुलिस आज बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया सवेरे तकरीबन 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਣਾ ਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਸਲ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੰਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ कि इन्हां दे कोलों पैसे खो के ते इन्हां नूं बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिता, बोथ फादर एंड सन। तो इमीडिएटली सारिया पुलिस टीम्स बनाई गई, सीनियर ऑफिसर मौके ते पहुंचे और हॉस्पिटल दे विच जाके बड़ा अनफॉर्चुनेट गल ये हुई कि कुलदीप बंसल जी जिन्हां दी उम्र तकरीबन 70 साल है, वो उन्हां दी डेथ हो गई। जालंधर के 120 फीट रोड स्थित ग्रोवर कॉलोनी में मंगलवार को हुई फायरिंग की घटना में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के नेता परमिंदर सिंह डिंगरा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों के साथ हुए विवाद के बाद अचानक गोली चल गई, जिसमें परमिंदर सिंह की टांग पर गोली लगी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गोली लगने के बाद समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते अत्यधिक खून बहने जाने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंचती तो जरूर, लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले गई। इसके बजाय उन्होंने मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लोगों ने
प्रशासन और पुलिस के प्रति रोष व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। खबर जालंधर से है, जहां गड़ा रोड स्थित पिप्स अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको रास्ते में जा रहे थाना भार्गव कैंप के SHO हरीन सिंह ने इलाज के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में अस्पताल में भेजा और पुलिस बल को सूचित किया। मौके पर पहुंची थाना सहित पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ किसान यूनियन धमतरी के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन ने बताया कि लगातार बारिश और तूफान से धान, उड़द और मूंग की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान कटाई मड़ाई नहीं कर पा रहे हैं और फसल सड़ रही है। क्या है, किसान मन के तो जो व्यवस्था है वो सरकार ला करना चाहिए। जिस व्यवस्था में घोषणा करे रहते और आश्वासन दे रहे वो चीज ला सरकार ला कर देना चाहिए। और किसान मन ला बार बार मांगे की जरूरत नहीं है। काबर किसान ही भगवान है रे, और उनकर मन के व्यवस्था जिस ढंग से व्यवस्था है, चाहे वह आज हम लोग किसान के जो मांग है 5 सूत्री मांग जो है, आज कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और अभी आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है असमय, जिनके कारण से धान की फसल, उड़द की फसल, मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हम किसान लोग चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिले। किसान यूनियन जो है ज्ञापन जो है माननीय CM साहब को देने के लिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपे थे, जिसमें उनका ये था कि चना जो उचित समर्थन मूल्य पे जो उन्होंने पे किया है, उसके सभी किसानों का अभी तक समर्थन मूल्य जो है वो नहीं मिला है। और दूसरा उनका ये था कि खाद बीज जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे करके उन्होंने आवेदन दिया। खबर बेमेतरा जिले के अलकुआरा ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपना स्टॉल लगाए हुए थे। वहीं करीब 12 ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे हुए थे, अपना अपना समस्याओं का आवेदन संबंधित विभाग को सौंपे थे, जिसमें कुछ एक आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया और बाकी को संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पश्चात मछुआरा समाज को मछली जाल व राशन कार्ड हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरण किया गया। इसमें कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि साजा के विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे। तो बहुत आए और सभी का निराकरण कर दिए गए हैं, और जो नहीं हुआ है उसको भी समय के रहते हुए उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। क्या लगता है सर, तिहार का जो असर है वो पूरे जिले में रहेगा? अब जिले में पूरा प्रदेश में रहेगा। ये सुशासन जो अभी समाधान शिविर चल रहा है, इससे हर जनता को लाभ मिल रहा है और अच्छा हमारी सरकार की अच्छा निर्णय है, अच्छा है जो समाधान शिविर लगा के हर जनता का समस्या का। राजनांदगांव नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना फरवरी की बताई जा रही है। आरोपी राजेश साहू नौकरी लगाने के नाम पर बसंतपुर निवासी प्रार्थी इससे 17 लाख रुपए ले लिए कि नौकरी लगवाएगी। यह अलग अलग किस्त में पैसा दिया था, कभी चेक दिया तो कभी ऑनलाइन, कुछ पैसा कैश दिया, पर बार बार पैसा मांगने के बाद प्रार्थी को शक हुआ और वह पैसा मांगने
लगा पैसा नहीं देने पर आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये कहा जाता है कि प्रार्थी बसंतपुर निवासी उसी पैसा लिया और प्रार्थी के द्वारा आरोपी राजेश साहू के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराकर उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। मंडला से खबर है, आरटीओ चेक पॉइंट पर मारपीट का वीडियो वायरल। आरटीओ कर्मचारी व ट्रक ड्राइवर की चप्पल से मारपीट। आरटीओ कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर्स के बीच मारपीट। विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर्स ने किया हंगामा। आरटीओ कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर्स के बीच मारपीट। विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर्स ने किया हंगामा। आरटीओ कर्मचारी व ट्रक ड्राइवर की चप्पलों से मारपीट। विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर्स ने किया हंगामा। मंडला से खबर, आरटीओ के चेक पॉइंट पर मारपीट का वीडियो वायरल। आरटीओ कर्मचारी व ट्रक ड्राइवर की चप्पल से मारपीट। और यहां रुकते से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, शताब्दी ट्रेवल्स में बस में शिशु बना स्वीपर। 12 साल के बच्चे ने साफ किया बस का टॉयलेट। आरोप, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने किया भद्रता। टॉयलेट साफ करता वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने फजलगंज थाने में दी शिकायत। पीड़ित का आरोप, यात्रियों के साथ हमेशा होती है भद्रता। शताब्दी ट्रेवल्स बसों में आए दिन होती है भद्रता। टॉयलेट साफ करता वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, हम अपने बच्चों को छुट्टी में हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी घुमाने ले गए थे। कल हम लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि हरिद्वार से हमने शताब्दी ट्रेवल्स की बस ऑनलाइन बुक की थी। उसमें हम था, मेरा बेटा था, मेरी छोटी सी बेटी थी। हम लोग सीट पे बस सो ही गए थे कि बेटे का अचानक पेट खराब हुआ होगा। बस कुछ स्लीपर है, एसी बस है, उसमें वॉशरूम भी बना हुआ है। तो वो उसने हमको बताया भी नहीं और सीधे वॉशरूम की तरफ भागा और उसके पैंट में लूज मोशन हो गया। इसको लेकर वहाँ के ड्राइवर ने उस बच्चे से बदतमीजी की। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाला। उससे अशब्द बोलते हुए बोला कि जा अपने बाप को बुला के ला। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। जब उसने आके रोते हुए मुझे जगाया है, जब मैं जाके मैं बात कर रहा हूँ, हमने भाई कैसे बात कर रहे हो, बोल रहे आपके बच्चे ने वॉशरूम में बाथरूम की। तो हमने कहा भैया हम इतनी महंगी टिकट क्यों खरीद रहे हैं? हम टिकट भी इसीलिए खरीद रहे हैं कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए। बच्चे छोटे हैं, अगर उससे कोई गलती हो गई तो आगे कहीं रोक लो, जो पैसा लगेगा उसको साफ करा लो। कानपुर से खबर है, 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार। किदवई नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार डीसीपी, एडीसीपी साउथ और सर्विलांस को सफलता। किदवई नगर की महिला से करीब 4.5 लाख रुपए ठगे थे। बेटे के इलाज के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल सर्च से फंसे ठगों ने हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4.5 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने दोनों साइबर ठगों को झारखंड से अरेस्ट किया। किदवई नगर की महिला से करीब 4.5 लाख रुपए ठगे थे। बेटे के इलाज के लिए ऑनलाइन ऑपरेशन सर्च में फंसी महिला। ठगों ने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4.5 लाख रुपए ठगे। देखिए, एकता गुप्ता इसकी वादनी है, जो मूल रूप से थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली है। उन्होंने
मार्च के महीने में एक शिकायत साइबर सेल को की कि उनके खाते से लगभग 4,62,000 रुपये निकल गए। उनकी एप्लीकेशन पे इस पर हमारी साइबर सेल ने जांच करी और इसमें सर्विलांस और क्राइम जो हमारी टीम है उन सबका बहुत सहयोग रहा। और जब इसमें विवेचना हमारी प्रारंभ हुई तो उसी के क्रम में एक पहले हमने एफआईआर दर्ज की क्राइम नंबर 109/25 66 IT एक्ट और 318 VNS में। आगरा से खबर है, कोरोना का खतरा फिर गहराया। एसएन मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव मरीज की मौत। 78 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट प्राइवेट लैब में आई पॉजिटिव। मरीज को सांस और फेफड़ों की थी गंभीर समस्या। जांच पूरी होने से पहले ही बुजुर्ग ने तोड़ा दम। फिरोजाबाद निवासी थे मृतक। मौत से मचा हड़कंप। अस्पतालों में बढ़ाई गई सतर्कता। विभाग अलर्ट मोड पर। कोरोना की आहट से दहशत, निगरानी तेज। आगरा से खबर, कोरोना का खतरा फिर से गहराया। एसएन मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव मरीज की मौत। अठहत्तर वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट प्राइवेट लैब में आई पॉजिटिव। जांच पूरी होने से पहले ही बुजुर्ग की हुई मौत। फिरोजाबाद निवासी थे मृतक। मौत से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा से खबर है, गर्मियां शुरू होते ही शहर में बिजली संकट। पिछले 8 दिनों से हो रही बिजली कटौती। बिजली कटौती से ग्रामीणों के धैर्य ने दिया जवाब। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली घर का किया घेराव। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का किया विरोध में नारेबाजी कर जमकर किया हंगामा। पिछले 8 दिनों से गांव में नहीं आ रही है बिजली। ग्रामीण बिजली न आने गर्मी में ग्रामीणों का जीना हुआ बदहाल। कानपुर मेट्रो परियोजना के भूमिगत खंड के निर्माण में संलग्न तुर्की कंपनी गुलमरेक शहर छोड़कर भागने की घटना ने स्थानीय ठेकेदारों और प्रशासनों में हड़कंप मच गया है। कंपनी पर 53 ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लंबित रखने का आरोप है। ठेकेदारों का दावा है कि पिछले 10 महीने से भुगतान नहीं किया गया और भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की की कथित भूमिका को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनी के बाद कंपनी ने भुगतान में जानबूझकर देरी की। ठेकेदारों के अनुसार गुलेरमक के सभी वरिष्ठ अधिकारी शहर छोड़कर फरार हो गए हैं। फोन पर संपर्क करने पर कंपनी के अधिकारियों ने स्पष्ट और टालमटोल भरे जवाब दिए। इस मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 9 ठेकेदारों ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। ठेकेदारों ने अपना बकाया भुगतान का वितरण साझा किया, जिसमें मेट्रो मालबर के 3.70 करोड़, रेडियंट सर्विस के 1.20 करोड़, श्रेयांस इंफ्राटेक के 1.70 करोड़, एस इंटीरियर के 74.80 लाख, MD अयाहान पेंटर के 39.80 लाख, विनोद गुप्ता एंटरप्राइजेस के 8.54 लाख, नंदन फ्री कैब के 29.50 लाख और श्री बालाजी इंटरप्राइजेस के 21.50 लाख रुपए शामिल है। ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी ने बार बार भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है।
अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला कस्बा खान निवासी 4 मुस्लिम युवकों ने अराजक तत्वों की कोशिश के आरोप में पकड़कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर मरणासन कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित परिवारों ने मिलने पर प्रतिनिधिमंडल सांसद रामजीलाल सोमन के नेतृत्व में अलीगढ़ पहुंचेंगे और प्रतिनिधिमंडल में सांसद रामजीलाल सोमन, अलीगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी, अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, महिला सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमैया राणा, अतरौली के पूर्व विधायक वीरेश यादव और अतरौली विधानसभा अध्यक्ष बॉबी शर्मा रहेंगे मौजूद। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र में बदायूं मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल लोहिया में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी 2 बहनें थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव नगला हूसा निवासी प्रम मिश्रा उम्र 26 वर्ष, पुत्र ब्रह्मानंद मिश्रा कस्बा राजपुर स्थित ने एक बाइक एजेंसी में मैनेजर पद पर कार्यरत था। प्रदेश के बागपत में अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक दलित परिवार एक महिला ज्वलनशील पदार्थ लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां पर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए महिला के कब्जे से ज्वलनशील पदार्थ अपने कब्जे में ले लिया और महिला से तेल लेने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। कितने बीघे जमीन है आपकी? 7 बीघे जमीन है। किस जगह, कौन से गांव में? सुल्तानपुर हटाना खातर में। कितनी जमीन है ये? किस बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते बंद चल रहे कानपुर चिड़ियाघर में जू प्रशासन पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे थे। आरोप का खंडन करने के लिए जू डायरेक्टर श्रद्धा यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गोरखपुर से आए संक्रमित शेर पतौती की मौत के बाद से बर्ड फ्लू ने शहर में दस्तक दी और लगभग 1200 जानवरों पर जान का खतरा मंडराने लगा। पटौती को लाने के सवाल पर डायरेक्टर ने घुमा फिरा कर जवाब देते हुए कहा, सारा ठिकरा डॉक्टरों पर फोड़ दिया। वहीं चिड़ियाघर में हुई कैस्को के उपकेंद्र में लाखों उपकरणों की चोरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस पर पुलिस कार्रवाई करे। बर्ड फ्लू की गाइडलाइन को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, वह रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियाघर के दर्शकों के लिए खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक उमा और शंकर शेर बीमार चल रहे हैं। वही जानवरों को भेजे गए सैंपलों की जांच का इंतजार किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो अभी तक जो अंदर की स्थिति थी, हम वहाँ से किसी एक तरीके से इसको नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, उससे कॉम्बैट कर रहे थे और हमारे लोग फाइटर्स की तरह लड़ रहे थे। वहाँ पर हम काम कर रहे थे और जब हमें ऐसा लगा कि अब स्थिति सुधर चुकी है तो हमें लगा कि जो थोड़ी बहुत प्रेस को कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से भ्रांतियाँ हो रही हैं उसको दूर कर दिया जाए तत्काल, जिससे कि आम जनमानस में इसको लेकर कोई भी भ्रांति ना हो कि नहीं फैल गया है, जैसा कि कभी कभी सुनने में आता है। जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कृपया उनसे ही एक बार बात कर ले कि किसी तरह की कोई आपत्ति क्या की गई थी, मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है। इट इज लाइक कि हमें काम दिया गया है, उसका बेहतर उपचार करना है, तो हमने वो काम किया। उसमें अगर एक आप सोचिए आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और उसको बेहतर उपचार के लिए कहीं हम भेज दे तो हम मना तो नहीं कर सकते कि हम उसका उपचार नहीं करेंगे। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस केस में, तो हमने उपचार किया।
खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जसपुर कस्बा स्थित सब्जी मंडी में पुलिस मुख्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक को 4 लोगों ने बेल्ट से बेरहमी से पीट डाला। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन हमलावर बेल्ट से हमला करते रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल पास हुई। गाजीपुर के बराचवर ब्लॉक में मनरेगा के वरिष्ठ सहायक लेखाकार जितेंद्र श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि जितेंद्र ने अपने भाई की फर्म राज ट्रेडर्स को मनरेगा का 5 करोड़ से अधिक भुगतान कराया। जांच में पता चला कि फर्म के ने जीएसटी भी जमा नहीं किया। सर, मामला ये है कि बाराचौर ब्लॉक में जितेंद्र श्रीवास्तव जो अकाउंटेंट के पद पे हैं, उन्होंने अपने भाई के फर्जी फॉर्म बना के जो राज ट्रेडर्स के नाम से उन्होंने करीमदीनपुर ग्राम सभा में 20 से 25 लाख का उन्होंने भुगतान कराया है। जैसा आपने जो शिकायत किया था वो उसमें तो 5 करोड़ से ऊपर का भुगतान की बात है। जी, अगर उस पर जाँच की जाए तो ऐसे 10 से 12 से 15 गाँव है जिनमें अगर जाँच हो तो कम से कम वो 5 से 6 करोड़ का भुगतान उन्होंने कराया है। तो मतलब हर जगह राज ट्रेडर्स के जी, हर जगह जी। ये किस चीज की सप्लाई करते हैं ये राज ट्रेडर्स? सर, ये ब्लॉक में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो आरसीसी हो, इंटरलॉकिंग हो, जो भी उसमें काम हुआ है उस पर उन्होंने कराया है। नहीं, ये स्पष्ट शासन देश है कि किसी भी ब्लॉक के कर्मी या वीडियो या अन्य किसी ब्लॉक कर्मी के परिचित या उनके रिश्तेदार, घर का भाई, बहन, पति, पत्नी, उनके नाम के फर्म पे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह संज्ञान में आया है कि बाराचौर में वरिष्ठ सहायक थे, उनके भाई की कोई फर्म है, उसका नाम था राज ट्रेडर्स, उसके नाम पे कुछ काम कराया जा रहा था। तो संज्ञान में आया है तो तत्काल इन पे उस फर्म में जो भी काम हो रहा था तो रोक दिया गया है। तो बाकी भुगतान भी रोक दिए गए हैं, बाकी से जाँच कराई जा रही है। हरदोई जनपद में खूनी रिश्ते तार होने का मामला सामने आया हुआ है, जहां भाई ने भाई के सिर पर डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हरदोई पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हरदोई जनपद के बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा भगवंतपुर में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। भगवंतपुर थाना बेनीगंज में संतराम यादव अपने पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था, जिसका बीच बचाव करने संतराम यादव के बड़े भाई श्री राम आश्रय यादव पहुंचे। इस पर संतराम द्वारा अपने बड़े भाई श्री राम आश्रय यादव के सर पर डंडा मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त संतराम यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। बांदा में गर्मी का जोरदार कहर जारी है, लेकिन नवतपा की गर्मी से राहत पाने के लिए शहर में एक नेक पहलू है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रकार संगठन ने लोगों के लिए शरबत का स्टॉल लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी पत्रकारों के साथ मिलकर लोगों को शरबत पिलाई। इस आयोजन से नवतपा की तेजी गर्मी से लोगों को ठंडक मिली और इस नेक काम के लिए पत्रकारों की खूब प्रशंसा हुई। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है हम लोगों ने शरबत का कार्यक्रम रखा हुआ है। जो है शरबत वितरण का भयंकर गर्मी को देखते हुए जो है शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा। हमारे संस्था जो है ये दूसरा स्थापना दिवस जो है शरबत वितरण। पिछले वर्ष हम लोगों ने जो है वृद्धाश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम रखा था। ज़्यादा गर्मी देखते हुए इस साल जो है शरबत वितरण। कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें? ये हमारी पूरी टीम के सदस्य शामिल हुए। हरदोई में अतुल ज्वेलर्स की दुकान से करोड़ों रुपए के सोने की चोरी का मामला सामने आया है। दुकान मालिक शिवम कपूर की शिकायत पर
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चोरी में शामिल बताए गए एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें एक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। थाना कोतवाली शहर में सराय थोक पश्चिमी पड़ता है। वहीं के रहने वाले अरविंद गुप्ता, उम्र लगभग 40 साल है। दूसरे इनका नाम बापू है। इसमें इन लोगों द्वारा सुसाइड किया, उसमें अरविंद गुप्ता की मृत्यु हो गई। बापू को मौके से बचा लिया गया, उनका इलाज चल रहा है, जिसकी सामान्य है। और इसमें अरविंद गुप्ता इनका पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसको अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। चित्रकूट पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर टप्पेबाजी की 4 घटनाओं को खुलासा किया है। साथ ही शातिर बदमाशों से टप्पेबाजी के 45,000 रुपए सहित घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के प्रेस वार्ता कर टप्पेबाजी की 4 घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि 7 मई को वादी हरिप्रसाद यादव निवासी ग्राम उसरी थाना मनकीपुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गई और वह उसका लड़का दयाराम यादव व राम आश्रय यादव आर्यवत बैंक शाखा सरैया में पैसे निकलवाने आए थे। बैंक से 8,000 रुपये निकालने के बाद बैंक के बाहर खड़े होकर गिन रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और मुझे गड्डी पकड़ाया और कहा कि इसमें 1 लाख रुपए हैं, इससे रखो और अपना पैसा हमें दे दो। मुझे रुपए की आवश्यकता है। मैंने अपने भाई को रुपए देकर तुरंत वापस आ रहा हूँ, फिर इसमें से तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस करने के बाद बचे हुए पैसे बैंक में जमा करूँगा। उसकी बात पर भरोसा करने पर मैंने उससे अपने 8,000 रुपये दे दिए और उसने रुमाल में बंधी गड्डी ले ली। काफ़ी समय तक इंतजार करते रहे, जवाब में यह व्यक्ति नहीं आया तो हम लोगों ने गड्डी खोल कर देखी तो उसमें कागज था। टप्पेबाजी की घटनाएं जनपद में बढ़ गई। पहले एक घटना घटित हुई मानिकपुर थाना क्षेत्र में। एक आदमी बैंक से पैसा निकाल के बाहर निकला। ये दोनों टप्पेबाज बैंक में ही उसको देख रहे थे। बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक गड्डी उसको थमाई कि हमारे 1 लाख रुपए बैंक में जमा करना है, ये चेंज पैसे अपने दे दीजिए, उसके 8,000 रुपये मेरा भाई खड़ा उसको दे देना, फिर मैं आता हूँ। इनकी बातों पे विश्वास करके उसने गड्डी ले ली और पैसे दे दिया। लेकिन वो आदमी नहीं लौटे। थोड़ी देर इंतजार किया और ये आदमी सोचा मेरे पास तो 1 लाख है। घर गया, घर जाके जब खोला तो पता चला कि सब कागज थे, केवल ऊपर 500 रुपए के नोट लगे। क्या आपराधिक इतिहास था जो दूसरी पकड़े गए? घटना जो है वो राजापुर क्षेत्र में हुई। एक व्यक्ति के घर में शादी थी, वो बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे 16,000 रुपये। रास्ते में ये मिले उनसे, फूफा नमस्ते करके और उनका चलिए घर चलना है, उनको अपनी गाड़ी पर बैठा लिया बीच में और धीरे से उनकी जेब से जो 16,000 रुपये थे वो निकाले। खबर एटा से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि पर आज जीटी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस मौके पर दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे, जहां संस्थापक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में एटा के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी भी शामिल हुए। जो हमारे पास कोविड के केस थे 10 थे जी, और अभी पोर्टल खुला है तो मैडम ने बताया कि टोटल आज की डेट में 15 केस हो गए हैं जी। तो सर पूरे जनपद में कुल कितने एक्टिव केस हैं? ये जो एक्टिव केस की बात कर रहे हैं 15 केस, ये टोटल एक्टिव ही है सर। इनकी हिस्ट्री सिम्टम नहीं है, जो कोविड के सिम्टम होते हैं वो ही है। तो सर इनमें से किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी है? सब होम आइसोलेशन में अभी और 100, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे पोर्टल पे पता चला है हमको में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जिला निगरानी अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर सोमवार तक 10 कोविड केस दर्ज थे, लेकिन अब यह संख्या 15 पहुंच गई है। सभी कोविड पॉजिटिव को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। अब 7वें दिन दोबारा सभी को जांच कराई जाएगी। तेज बिष्ट है। मैं लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी, मेरे पिताजी का नाम गदरपुर के मदानपुर स्थित लिटिल चैम्प्स स्कूल के लिए
गर्व का क्षण रहा जब विद्यालय के सभी 20 छात्रों ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूल में जश्न का माहौल बन गया। छात्रों को विद्यालय प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत, शिक्षकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग को दिया। तेज बिष्ट है। मैं लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर दुर्लभ सिंह बिष्ट है और माताजी का नाम मिसेस दीपा बिष्ट है। और मैंने इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्ज़ाम निकाला है विद 285 मार्क्स आउट ऑफ 300 और उत्तराखंड में मेरी 6th रैंक है। मैं एक दिन में अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ता था, जिसमें मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए पर आवर देता था शेड्यूल के हिसाब से। जैसे कि मैं मैथ्स को 4 आवर्स देता था और बाकी के 3 सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देता था हर रोज़। पिछले काफ़ी समय से तो अभी जो है हमारे इस स्कूल से जो है एक इतिहास रचा गया है, जिसमें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जो है 4 बच्चों का जो है 100% चयन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है 300 नंबर का यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल 6 क्लास का पेपर होता है, जिसमें जो है 250 से ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, 250 से ऊपर, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके जो है 275 से ऊपर 275 से ऊपर नंबर आए हैं, जिसमें हमारा एक 6 क्लास का शुभांकर मेहरा है, जिसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था। इसकी तैयारी में कहीं ना कहीं बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का, साथ में जो है स्कूल का, सबका सहयोग है। सबसे पहली बात मैं आज के गार्जियन से एक जो है निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ये बच्चे, अगर आप इनकी जो है इतने आगे पहुँचने का जो रीज़न है, ये 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। इनकी जो रीजनिंग जो टाइमिंग है 4 घंटे की इनकी मैथ्स की क्लासेस, उसके बाद हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट करता है और हम भी इनके पीछे जो है, हमें दिखता है कि इस बच्चे में टैलेंट। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में गोलापार बाजवाला से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उनके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं से वंचित करने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले सालों तक उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और केंद्र व राज्य सरकार की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अचानक सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया। वर्तमान में ना तो बिजली का कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ना ही जल जीवन मिशन में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरे गांव को लोगों जो है एकजुट हैं। उनकी ज़मीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है, और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस दे करके उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से पूरे गांव के लोगों ने आज मन बना लिया कि हम अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। हम सिर्फ वहीं गांव तक जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे पिछली बार, तो अब वो वाला आंदोलन नहीं रह गया। इसीलिए हमने जो आज चेतावनी रैली जो हमने दी है, हम लोग तो पूरे गांव वालों की तरफ से हम लोग बस एक ही समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है, और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोग को सुना जाता है, उसके बाद तथाकथित वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है। पानी की जो भी पेयजल योजनाएं थी वो भी ठप कर दी गई बीच में, और अब कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बागजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर टरका रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बागजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं, वहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अचानक से ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसने वहाँ विकास योजनाएं बंद करके। जब ये महासभा वाले जब घर टूटे, हमारे 8 घर टूटे, तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ बागजाले में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी, उन्होंने कहा हम आते हैं आपके गांव में, क्या कहते हैं हम आपका साथ देंगे, सब आप गांव वाले साथ दो, हम भी चलेंगे। और क्या कहते हैं, तो फिलहाल देश की बात में नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर मंगलवार से राजस्व निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार। सितारगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से प्रमाण पत्र दाखिल खारिज व पत्रों में रिपोर्ट लगाने का काम बंद रहा। बता दें 27 मई से 29 मई तक प्रदेशव्यापी संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि 29 मई को प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य और राजस्व परिषद की होगी। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान में जो है हम तहसील सितारगंज में सभी राजस्व निरीक्षक हड़ताल 3 दिवसीय हड़ताल में बैठे हुए हैं। और इसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि अंश निर्धारण का जो कार्य है उसमें कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए और उसमें जो खतौनी लाने की जिम्मेदारी है वो संबंधित काश्तकार की है एवं विभिन्न मांगों के संबंध में हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। रामनगर शहर में अतिक्रमण एक बार फिर अपनी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कुंदनवाली गली और फड़ बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा सड़कों पर सामान फैलाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। और अतिक्रमण के चलते नगर पालिका का कूड़ा वाहन आधे घंटे तक फंसा रहा। वाहन चालक ने दुकानदार से रास्ता खाली कराने की अपील की, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। चालक का आरोप है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई स्थायी हल नहीं निकला है। खबर लक्सर से, जहां बालावाली तिराहे स्थित शुद्ध बाबा नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद संगीता नामक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज की में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, लेकिन अस्पताल में उन्हें बिजनौर के अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बनाया। हम इनको रात को लेकर आए थे यहाँ भी 12 बजे लेकर आए। फिर ये कहने लगे पेशेंट देखो थोड़ा नॉर्मल रहता है, चलो कोई नहीं ऑपरेशन हो जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद में जैसे 2 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, बेड पर लाते हैं। तो बेड पर लाए, जैसे बेड पर लाए तो वो घबरा रही थी। मुझे देख के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटे क्या बात हो, मैं दुरानी है जी मैंने कहा भाई क्या बात हो बेटे, क्या बात हो। कहने लगी दी मुझे घबराहट हो रही। उनके हाथ में जैसे सूझते चले गए। फिर इन्होंने, मैंने कहा मगर दीदी जो कुछ ज्यादा दिक्कत हो जब दिख रही हो आपको तो आप इनको रेफर कर दो, हम और कहीं दिखा लेंगे। कह रही कि नहीं ये जिम्मेदारी हमारी है। मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो अभी इन्फॉर्मेशन जिले से मिली कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, किसी की डेथ हुई है। अब ये तो जांच का विषय है कि देखा जाए कि ये कहाँ से मरीज आया था, ये किस तरह का अस्पताल है, ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये सारा एक जांच का विषय है। उसके बाद देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है इनका जो ये जानकारी दे सके कि क्या है, किस तरह का अस्पताल है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन ऑनर है, इनके पास पूरे कागजात हैं भी कि नहीं है। वो पहले वो देखने की चीज है। यहाँ कोई मिले तभी तो पता चले। वो कहाँ बता रहे हैं कि कहाँ हुई है। हमने कहा हम रूट की लेके जाए तो हम नहीं रखते यहाँ से। इन्होंने कहा भाई रूट की गारंटी हमारी है नहीं कुछ भी। अगर तुम बिजनौर लेके जाते हो, बिजनौर गारंटी हमारी बोला यहाँ की, तो कहाँ लेके जाएगा मरीज? जहाँ डॉक्टर गारंटी लेगा वहाँ से लेके जाएंगे। हम बिजनौर लेके चलते फिर तो भाई बस रिजल्ट सामने देख लो क्या है। ये सूझ गई औरत ऑपरेशन होने के बाद में
ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में सूज गई और सूजने के बाद में भाई बहुत मोटे मोटे हाथ हो गए इसके। देव सरसाम डेड बॉडी पड़ी सरसाम बाबा के नाम, सिद्ध बाबा के नाम से हॉस्पिटल है और मेरी यहाँ के सीएम और शासन प्रशासन से ये मांग है सिद्ध बाबा नर्सिंग होम बंद होनी चाहिए और ऐसे ऐसे जितने भी नर्सिंग होम लखसर के अंदर चले हैं सभी बंद होने चाहिए और इस डॉक्टर और डॉक्टरनी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मेरी मांग करता हूं मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस समाज का। हल्द्वानी में भले ही अभी तक कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुशीला तिवारी अस्पताल और जिला अस्पताल में अलर्ट जारी कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। पिछली बार वैसे ही हुआ था, तो अभी जैसे है कि अभी तो है कि पहले सेंसिटाइज हो जाए लोग कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लोग आ रहे हैं तो उसकी भी टेस्टिंग पड़ेगी। हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई कर रखा है 42 बेड का जो कोविड के नाम पे बना था, उसी कर भी दिया, तो वो वार्ड है। तो उसमें 42 बेड है, उसमें ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं, मॉनिटर्स भी हैं और टोटल आइसोलेशन में और लोग वहाँ नहीं आएंगे ना, मेनली आइसोलेशन का तो डाउनिंग वही पहले प्रोटोकॉल्स है, डाउनिंग एरिया, डॉफिंग एरिया, पीपी किट्स के सिचुएशन इंप्रूव्स एंड बढ़ती है तो उसके बाद कहाँ भर्ती करने फिर वैसे वार्ड जैसे पहले कर रहे वार्ड कुछ करेंगे फिर करेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। फिर होता है कि जैसे लास्ट टाइम किया था अब क्या कोरोना के नए वेरिएंट व ऋषिकेश में 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। वहीं नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएसजी के टमटा ने चिकित्सकों व कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने से उसे आइसोलेट किया जा सके, जिसके लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जो उत्तराखंड में जो रिपोर्ट हुए हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं और उसके बाद जो है सरकार में भी जो है मीटिंग हुई और एक एडवाइजरी भी जारी हुई है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों के पास पत्र आया है कि ये हो सकता है तो उसमें आप लोग जो है तैयारी रखें। तो उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हालांकि पिछले बार जब कोरोना हुआ था तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया था और काफ़ी चीज़ें हमको पता चली। उस समय तो हालांकि वो नया था और कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास तैयारी भी काफ़ी है और पता भी है क्या है कैसा है और इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। फ्री में हमारे केसेस आते हैं सर्दी जुकाम बुखार वाले, सर्कुलेट कर दी गई है, उसको विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है और एहतियातन जो भी तैयारी के संबंध में कदम है या बचाव और सुरक्षा के कदम हैं वो भी संबंधित विभाग भी उठा रहा है और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है उनको भी हमने कहा है। तो इसमें ऐसी कोई अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की अभी ऐसा कोई खतरा है जिससे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अभी क्योंकि बीच में टूरिज़्म काफ़ी अफेक्टेड रहा तो धीरे धीरे नैनीताल में अभी टूरिस्ट आ रहा है और जो भी परेशानियां थी वो लगभग सब खत्म हो गई और रिवाइव। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही।